प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी थर्ड ईयर की हमारी ड्राफ्टिंग प्लीडिंग की जो क्लास चल रही है, हमने अपनी पिछली क्लास में पावर ऑफ अटर्नी या जिसे हम मुख्तियारनामा कह रहे हैं उसका अर्थ किस प्रकार से उसे परिभाषित किया गया है, क्या उसका प्रमाणीकरण कराया जाना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन आवश्यक है या नहीं है, और काइंड्स ऑफ पावर ऑफ अटर्नी, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया कि हमें अगर पेपर में इनके बारे में पूछा जाता है थ्योरेटिकली, यानी कि हमारा जो पेपर का पैटर्न है उस पैटर्न में अगर 2 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसके लिए हमने पहले इसकी तैयारी करके इसे समझा। आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम सामान्य अधिकार पत्र या मुख्तियारनामा आम, कल हमने जो चर्चा की थी कि भी 2 प्रकार की पावर ऑफ अटर्नी होगी, पावर ऑफ अटर्नी इन जनरल और पावर ऑफ अटर्नी स्पेशल। तो आज हम पावर ऑफ अटर्नी इन जनरल, सामान्य मुख्तियारनामे के एक प्रारूप की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एक सामान्य मुख्तियारनामा या आम मुख्तियारनामा लिखा जाता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो रोज की तरह किस प्रकार लिखा जाता है उस पर हम अपनी चर्चा करेंगे कि मैं क पुत्र ख, आयु 55 वर्ष, निवासी बीकानेर का हूँ, जो कि मेरी जंगम एवं स्थावर संपत्ति विभिन्न स्थानों में है और व्यापार एवं कारोबार भी काफ़ी फैला हुआ है, जिसके कारण मैं अपनी संपत्ति का प्रबंध और प्रशासन ठीक ढंग से नहीं कर पाता हूँ। संपत्ति एवं कारोबार विषयक अनेक वाद भी विभिन्न न्यायालयों में चलते रहते हैं और सरकारी विभागों में भी अनेक काम लगे रहते हैं। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सभी जगह कार्य संभाल नहीं पाता हूँ, अतः अपनी ओर से निम्न कार्यों की देखरेख, पैरवी, निगरानी एवं निष्पादित करने के लिए मैं म पुत्र व जाति ब्राह्मण, आयु 35 वर्ष, निवासी बीकानेर को अपना वैध मुख्तियार नामांकित, गठित एवं नियुक्त करता हूँ तथा उसे निम्न कार्यों के लिए अधिकृत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, कल हमने बात की थी कि जब पावर ऑफ अटर्नी लिखी जाती है वह उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो पावर ऑफ अटर्नी लिख रहा है कि भाई एक व्यक्ति है जो अपने कार्यों में अधिकता के चलते प्रॉपर्टी खूब सारी है, कोर्टों में मामले भी खूब चल रहे हैं और उनके प्रबंध करने में सक्षम नहीं होने की वजह से वह किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, उन सभी कार्यों के लिए अधिकृत कर रहा है कि वे क्या कर पाएगा, उन्हीं सभी कार्यों का निष्पादन कर पाएगा। तो पहला कि वह मेरी सम्मत जंगम और स्थावर, यानी कि चल और अचल, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की देख रेख, रख रखाव और सुरक्षा की व्यवस्था करना, यानी कि वो किन किन कार्यों के लिए अधिकृत कर रहा है। मेरी समस्त चल एवं अचल संपत्ति की देख रेख, रख रखाव, सुरक्षा की व्यवस्था करना। नंबर 2, वह न्यायालय में संस्थित सभी वादों की पैरवी के लिए किसी भी न्यायालय में मेरी ओर से उपस्थित हो सकता है, उसमें प्रतिरक्षा तथा संरक्षण के लिए सभी उचित कार्य कर सकता है। यानी कोर्ट में जितने भी प्रकार के मामले चल रहे हैं उनमें पैरवी के लिए वो न्यायालय में मेरी ओर से उपस्थित हो सकेगा, प्रतिरक्षा कर सकेगा और सभी उचित कार्य जो आवश्यक हो वो कर सकेगा। बिंदु संख्या 3 कि वह किसी भी वाद, पुनरावलोकन या पुनर्विचार, अपील के लिए किसी भी एडवोकेट को उचित फीस पर नियुक्त कर सकता है। यानी कि कोर्ट के मामलों के लिए वो क्या कर पाएगा, चाहे वो सूट फाइल करना हो, रिव्यू हो, रिवीजन हो, अपील हो, उन सभी कार्यों के लिए एडवोकेट को उचित फीस देकर अपॉइंट कर सकेगा। वह सभी वादों का जो वर्तमान में है या भविष्य में हो, वाद संस्थित करना, प्रतिवाद दाखिल करना, वकालतनामा और तत्संबंधी सभी कागजात पर मेरी ओर से हस्ताक्षर करना, समझौता करना, वापस लेना, मध्यस्थता हेतु सुपुर्द करना, डिक्री का धन प्राप्त करना, भुगतान करना और कब्जा दखल करना, यानी कि समस्त कार्य क्या कह रहा है कि वह सभी वादों में जो वर्तमान में है या भविष्य में हो, उनमें वाद को यानी कि सूट को फाइल करना है, डिफेंड करना है, वकालतनामा देना है,
सभी कागजातों मेरी ओर हस्ताक्षर करना है, कोई समझौता करना है, मामले को वापस लेना है, मध्यस्थ को सुपुर्द करना है, डिक्री का धन प्राप्त करना है या भुगतान करना है, कब्जा प्राप्त करना है किसी मामले में, तो सभी कार्यों को वह करने के लिए अधिकृत होगा। बिंदु संख्या 5 कि वह अपने व्यापार, कारोबार, संपत्ति से अर्जित सभी प्रकार के लाभों को प्राप्त करना, उनका पूरा लेखा जोखा रखना और प्रत्येक वर्ष हिसाब देकर मुझसे चूकती रसीद प्राप्त कर लेना। यानी कि टोटल जो अकाउंट्स हैं उनको मेंटेन करना और उसका हिसाब देने के बाद में मेरे से उसकी रसीद को प्राप्त कर लेगा। कृषि भूमि की लगान, सिंचाई की रकम आदि पर समय समय पर जमा करना तथा कृषि उत्पादन करना, उसका विक्रय करना, प्राप्त धनराशि को बैंक, पोस्ट ऑफिस में जमा कराना। बिंदु संख्या 6 क्या हो गई कि कृषि भूमि का लगान देना है, सिंचाई की रकम देनी है, विक्रय फसल को विक्रय करना है, उससे प्राप्त धनराशि को बैंक में जमा करना है या पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। ये सभी कार्य करने के लिए वह क्या होगा, अधिकृत होगा। बिंदु संख्या 7 कि वह मेरी किसी भी भूमि, मकान, दुकान को पट्टे पे दे सकता है और उसकी कीमत एवं किराया प्राप्त कर अपने नाम से रसीद दे सकता है, परंतु यह प्रतिबंध है कि वह किसी स्थावर संपत्ति का चिर स्थायी पट्टा देने या विक्रय, बंधक एवं प्रतिभूति द्वारा अंतरण करने का कोई अधिकार उस पर नहीं आएगा। तो वह एक क्लोज उसने डाल दिया है कि वह इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, स्थावर संपत्ति का चिरस्थायी पट्टा देना है, विक्रय करना है, बंधक करना है, ये अधिकार उसके पास में नहीं होगा। और मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा नियुक्त मुख्तियार या अटर्नी, जिसे हम कह रहे हैं, के सभी वैध कार्य मेरे द्वारा किए गए समझे जाएंगे। यानी कि इन सभी कार्यों को जो उस मुख्तियार के द्वारा किए जाएंगे, ऐसा समझा जाएगा कि वह मेरे ही द्वारा किए गए हैं। उपयुक्त के साक्ष्य स्वरूप मैंने आज दिनांक, यानी कि जिस दिनांक का भी है, माह, सन को इस मुख्तियारनामे को निम्नलिखित 2 साक्ष्यों के समक्ष हस्ताक्षर कर दिए। यानी कि 2 जो गवाह होंगे उनके सामने क्या कर दिया है, हस्ताक्षर कर दिए हैं। नीचे क्या हो जाएंगे, दोनों जो साक्षीगण हैं उनके हस्ताक्षर, और इधर हस्ताक्षर का जो निष्पादक है उसके यहाँ पर साइन करवा लिए जाएंगे। तो इस प्रकार एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी, उसके प्रारूप की हमने चर्चा की, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक से अधिक कार्यों या समव्यवहारों के लिए अपनी ओर से मुख्तियार अटर्नी नियुक्त करता है, और वो किन किन शर्तों के साथ उन या किन कार्यों के लिए उसे अधिकृत करता है, उसका विवरण देते हुए हमने एक जनरल पावर ऑफ अटर्नी की आज चर्चा की। धन्यवाद।